Hello everyone and welcome to my YouTube channel CS with Harshal #crack the code। तो हम ऑलरेडी ESG एंड CFSM को डिकोड कर चुके हैं। नाउ दिस इज टाइम फॉर ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग एक अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड मे बी ऑफ CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस। अगर आप देखते हो तो ड्राफ्टिंग का कंटेंट बहुत सारा दे रखा है, बहुत सारे ड्राफ्ट्स है एंड पार्ट बी इज ह्यूज व्हेन इट इज जस्ट अकाउंटिंग टू 30 मार्क्स। तो आप देखते हो तो बहुत बड़ा कंटेंट दे रखा है पार्ट बी के लिए एंड पार्ट ए इज कंपैरेटिवली ईजियर ऑल्सो आई वुड सजेस्ट एंड उसमें कंटेंट याद रखने के लिए भी पार्ट बी जितना ही है। सो आज के हम वीडियो में पूरे के पूरे ड्राफ्ट को पूरे के पूरे ड्राफ्टिंग सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। So firstly, disclaimer, as we usually start with it, these are my personal opinions based on my personal observations and analysis of the subject. I do not vouch or guarantee for any of this कि यही चीज़ें एग्जाम में आएगी, ऐसे कहीं पे भी मैं गारंटी या वाउच नहीं कर रहा हूँ। So be aware of that. Nextly, हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे हम ESG एंड CFSM को करते आए हैं वैसे ही एक पहले तो ओवरव्यू लेंगे 1-1.5 मिनट का, देन वी विल हैव एन ईच चैप्टर डिस्कशन, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ब्रीफ में करेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ डिटेल में जाके करेंगे। एंड लास्टली एक ओवरऑल स्ट्रेटजी मैं अपने तरफ से पूरे सब्जेक्ट के लिए आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसी में से किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए आए हैं लाइक फॉर ओनली ओवरऑल स्ट्रेटजी, तो टाइम स्टैम्प के हिसाब से आपको वो भी मिल जाएगा ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। ये वीडियोस आप 1.5-2 जैसे भी जिस भी स्पीड में आप कंफर्टेबल है उसमें देख सकते हो, बिकॉज एट द एंड आपका टाइम बहुत प्रेशियस है एंड दिस इज समथिंग विच इज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन एनी पॉसिबल वे इन क्लियरिंग योर CS जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। सो यस, जैसे कि हमने कहा ओवरव्यू, सो द सब्जेक्ट ओवरव्यू इज प्रीटी नॉर्मल। आप देख सकते हो कि ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग आता है आपके 70 मार्क के लिए एंड प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस आएगा 30 मार्क्स के लिए। बट अगर आप पेज नंबर वाइज देखने को जाते हो तो ऑलमोस्ट दोनों के लिए सेम पेजेस अलॉट किए गए हैं। ड्यूरिंग दिस वीडियो में आपके साथ 1 से 2 ड्राफ्ट्स भी डिस्कस करूंगा कि कैसे ड्राफ्ट्स को याद करना है, मतलब क्या करना चाहिए, क्या सारे पॉइंट्स याद रखने चाहिए, हाउ कैन वी एक्चुअली अप्रोच द ड्राफ्ट, उसके बारे में मैं एक छोटा सा डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा ताकि आपकी उसमें हेल्प हो जाए। सो यस, हाउ टू अप्रोच ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट्स, रेजोल्यूशंस एक्सेट्रा, उस पर एक छोटा सा ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो इन सारी चीज़ों को। सो फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको, इसमें हम बहुत ब्रीफ डिस्कशन रखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगी। जहाँ जहाँ पे आई फील मेरे गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे मैं बातें करूँगा। सो आई फील ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसकी वजह से बट क्या ये केस लॉ आपको करना है, मेक श्योर दैट यू रीड दिस केस लॉ एटलीस्ट वंस, क्योंकि आई फील इस केस लॉ पे सवाल भी आ सकता है। इस बार ड्राफ्टिंग के पेपर में भी बहुत सारे केस लॉज का रेफरेंस देना पड़ा था, सो दिस इज वन ऑफ देम एंड यू शुड लर्न इट। इस पे क्वेश्चन आ चुका है। देन यस, लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर आपके फैकल्टीज़ ने आपको कोई एक फॉर्मेट दिया है तो आप उसी से स्टिक कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में आप अपने लिए खुद बना सकते हो। लाइक ये डेफिनेशंस वाला पार्ट वगैरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली ये हेडिंग्स से स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम हियर एंड इसमें से टर्म्स एंड कंडीशंस में से 5 to 6 पॉइंट्स निकाल लो एंड दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर आपको लग रहा है तो यहाँ से एक पॉइंट ले लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट रीडिंग दोज कंडीशंस, लाइक 2-3 पॉइंट ले लिया मैंने इससे एक पॉइंट ले लिया एंड इससे एक पॉइंट ले लिया एंड इससे एक पॉइंट ले लिया, सो डन। सो ड्राफ्टिंग में आपको एक याद रखना है कि अगर ड्राफ्ट्स आते हैं 5 मार्क्स के लिए, राइट, तो आपके फॉर्मेटिंग के लिए ही आप पकड़ के चलो कि फॉर्मेटिंग के लिए ही अराउंड 1 से 1.5 मार्क है। 1 मार्क तो आप पकड़ के चलो, ठीक है, फॉर टू बी ऑन अ सेफर साइड, एंड 4 मार्क्स आर फॉर योर कंटेंट। तो 4 मार्क्स के कंटेंट के लिए आप कितने पॉइंट्स लिखने वाले हो एंड कैसे टाइम में फिट करने वाले हो, क्योंकि आप जब भी ड्राफ्ट करने जाओगे तो ड्राफ्ट का फॉर्मेट लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा। अगर आपको एक नॉर्मल 5 मार्क्स के आंसर को लिखने के लिए 7 मिनट्स लग रहे हैं, तो वही अगर ड्राफ्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप पकड़ के चलो आपको 10 मिनट्स लग सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स आप कैसे सिक्योर कर सकते हो उस क्वेश्चन में, ओनली 4 to 5 क्वेश्चन, ओनली 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है।
तो अगर आपको सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं तो 10 20 पॉइंट्स हर जगह पे याद करके कोई मतलब नहीं है। सो आपको भी यहाँ पे सिर्फ 6 to 7 पॉइंट्स को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है ताकि आप एग्जाम में जाके वो 4 to 5 पॉइंट्स लिख पाओ। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चन गलती से 10 मार्क्स के लिए आ गया, 10 मार्क्स के लिए उन्होंने आपसे कोई ड्राफ्ट पूछ लिया, तब क्या करो? सो इस जगह पे नाउ इट इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, अब अपन फंस गए कि अपन ने करते गए 6 से 7 ही पॉइंट, उसमें से रिकॉल कर रहा है 5 to 6 पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे अपने को, अपन हर जगह 10 पॉइंट तो करने वाले हैं नहीं, ये तो आपको पहले ही क्लियर है। सो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है? नाउ दिस इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो ओनली। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने ईएसजी के लिए एक शीट ऑफ पेपर ले लिया था, उस पर एग्जाम्पल्स लिख लिए थे, वैसे ही एक शीट ऑफ पेपर लेना है, ठीक है? उस पर क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबसे कॉमन जो पॉइंट्स हर ड्राफ्ट में आते हैं वो आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया कंसिडरेशन, हर पॉइंट में आने वाला है। टेनियर एक हो सकता है जो हर पॉइंट में आ जाए। देन आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। अगर आप अच्छे से देखते हो, पूरा मतलब अंदर जाके देखते हो, तो अराउंड आपको ऐसे 10 to 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो लगभग हर ड्राफ्ट में आते हैं। सो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने, मतलब अराउंड आप एक कुछ मेमोरी टेक्निक वगैरह करके ये 10 to 12 पॉइंट्स आप याद कर लो, ताकि उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो वी आर ऑलरेडी सॉर्टेड। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, या फिर इस मतलब 10 मार्क्स क्वेश्चन में आप 4 to 5 पॉइंट्स आपने याद किए वो लिख पाओगे, एंड बचे हुए जो पॉइंट्स है आप इन कॉमन पॉइंट से ले पाओगे। सो ये कॉमन पॉइंट्स की जो शीट है ये आपको अच्छे से मेंटेन करनी है, एंड आपको वो याद करते हुए चलनी है। पार्डन माई हैंड राइटिंग, मतलब बहुत ही खराब है, आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर। या तो 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ गया एंड आपको 4 to 5 पॉइंट्स आ रहा है तो यू आर सॉर्टेड। अगर आपको 4 to 5 पॉइंट्स नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 या 3 ही पॉइंट आ रहा है, तो फिर भी आप अपने कॉमन पॉइंट्स में से 2-3 पॉइंट लिख पाओगे एंड यू विल बी सॉर्टेड। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया गलती से, देन आपको क्या करना है? देन उस केस में आपको करना क्या है? 4 to 5 पॉइंट्स या 2 to 3 पॉइंट्स जो भी आपको याद है वो आपको लिखने हैं, एंड बाकी आप कॉमन पॉइंट से बचे हुए पॉइंट्स भर लो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए यू कैन राइट अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है लोगों को कि क्या मॉड्यूल की लैंग्वेज यूज करना जरूरी है? तो फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं। आप इतनी लीगलाइज लैंग्वेज नहीं लिख सकते, आपको लेमैन लैंग्वेज में लिखना है। आपको बस पॉइंट कन्वे करते आना चाहिए, ग्रामर सही रखो एंड पॉइंट कन्वे करते आना चाहिए। अगर कंसिडरेशन का क्लॉज है तो आप क्लियरली लिख रहे हो, कंसिडरेशन समझ रहा है उसमें क्या लिखा है, यू आर सॉर्टेड। लीगल लैंग्वेज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नॉर्मल लेमन प्लेन लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपका काम सॉर्टेड है। सो ये स्पेसिमेन ऑफ बैंक गारंटी, ये सारी चीजें, बाय लॉज, आप इसमें से भी 2-3 पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स याद रख लो ताकि आप कुछ ना कुछ लिख पाओ। सेम गोज विद बैंक गारंटी। ना ये मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर करके दिया है, एंड आगे भी कहीं पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात की गई है। टू बी फेयरली ऑनेस्ट, आई डोंट फील कि इस पे क्वेश्चन आना चाहिए, बट फॉर अ बैकअप पर्पस मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। जहाँ यहाँ पे लिखा है सर्विस रिकॉर्ड, तो मैंने क्या किया था, यहाँ से एक पॉइंट ले लिया था कि एज ग्रुप का पॉइंट है तो ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस उसको मेंशन करना है, ठीक है? तो अगर गलती से आ गया तो ये कंफर्मेशन का, एज ऑफ रिटायरमेंट का, ऐसे खुद के मन के 2-3 पॉइंट बना लिए थे। सीक्रेसी का एक पॉइंट हो गया, एक्सक्लूसिव सर्विस का, ना ये हो गए 5 पॉइंट्स। तो ये 5 पॉइंट्स मेरे सॉर्टेड है। अगर गलती से आ जाता है तो मन से मैं वो ड्राफ्ट करके फ्री होने वाला था, बट ऐसे आप भी 5 हेडर्स 6 हेडर्स आपके साथ लेके जाओ एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, दिस कैन बी इजी प्लेस टू आस्क क्वेश्चन। आई एम टॉकिंग अबाउट बेल बॉन्ड, सेकेंड चैप्टर। एंड यूजुअली आप ड्राफ्ट्स के लिए मॉड्यूल को ही रेफर करो, दैट इज समथिंग विच आई विल सजेस्ट। मॉड्यूल में अराउंड आपको 20-30 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप फैकल्टी नोट से पढ़ रहे हो तो आपको हार्डली 5 to 10 पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसमें से भी आपको पसंद क्या आएगा नहीं आएगा वो आप नहीं देख पाओगे। इस मॉड्यूल से पढ़ो, 20-30 पॉइंट्स मिलेंगे जो भी आपको पसंद आते हैं, जो भी उस ड्राफ्ट से सबसे रेलेवेंट होते हैं एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी अपने को देखने को मिल जाएंगे। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट वाले 4-5 भी याद कर पाओगे, या फिर आपके पसंद के हिसाब से 4-5 भी याद कर पाओगे।
सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आके गया है एंड आपको मतलब इसके जो भी पार्ट्स है ना उस पे सवाल आके गया है। लाइक एक कोई उठा लेंगे और उसमें से पूछ लेंगे, तो आपको जो जो बड़े वाले हैं ना पॉइंट्स, लाइक दिस इज अ बिग पॉइंट, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज लग रहा है बड़ा पॉइंट है, या फिर रिसाइटल्स इज अ बिग पॉइंट। सो ऐसे बिग पॉइंट्स का क्या करना है, आपको 3 to 4 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं, जैसे हम CFSM में कर रहे थे या फिर ESG में कर रहे थे। 3 to 4 पॉइंट्स मार्क कर लेने एंड यू आर सॉर्टेड। यहाँ पे सिग्नेचर अटेस्टेशन, सप्लीमेंट डीड्स, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मीन्स अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स अग्रीमेंट है, ऐसा कोई सवाल आना एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे जो फोर्स मेजर है दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। आई होप दैट आई प्रोनाउंस इट करेक्टली, बट वही है। तो ये आप हेडिंग हेडिंग आप याद रख सकते हो, वो भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट ठीक है। यहाँ से आगे इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट इज समथिंग विच यू हैव टू डू। बाकी जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस उन्होंने बताया, यूजेज, एडजॉइनिंग, एडजेसेंट, ऐसे कोई सवाल आना बहुत मुश्किल है, तो ये आप सब कुछ कट कर सकते हो, लाइक ऐसे कट कर सकते हो। एंड यस, यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल के तो करने ही है, फॉर्मल के भी 4 to 5 पॉइंट्स करने हैं, एंड रेस्ट एटलीस्ट एक बार रीड करना है। अभी रीड क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि XYZ ये पॉइंट उन्होंने उठा लिया और बोल दिया कि ये क्या फॉर्मल पॉइंट में कंसिडर करने की ज़रूरत है। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो एक बार सिर्फ गो थ्रू करना है, 4 से 5 पॉइंट्स याद करने हैं एंड बाकी गो थ्रू करना है। एंडोर्समेंट्स पे भी क्वेश्चंस आके गया था, एंडोर्समेंट्स एंड सप्लीमेंट डीड्स, उन पे काफ़ी बार क्वेश्चन आके गया है। स्टैंपिंग भी आप कर सकते हो। एंड देर आर फ्यू अमेंडमेंट्स इन द मॉड्यूल इटसेल्फ, मतलब जो अमेंडमेंट्स में आए थे ऐसा नहीं है, मॉड्यूल में ही थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप ओल्ड मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो आप एक बार इस मॉड्यूल से अपने आप क्रॉस चेक कर लेना कि कोई चेंजेस हुए हैं क्या। आई विल स्पॉट फ्यू चेंजेस जो मुझे पर्सनली दिखे हैं, बट अगर उसको छोड़ के भी कोई चेंजेस हो तो वो आपको एक बार स्पॉट कर लेने चाहिए। अब ये तो चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ नहीं, दिस इज मोस्टली ऑलरेडी डन इन एग्जीक्यूटिव। हाँ, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना बॉक्सेस में, वो आपको एक बार पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है पेपर में एग्जाम्पल वैसा का वैसा उठा के डाल देते हैं, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। ये केस लॉ इस बार एग्जाम में पूछा था। मॉर्गेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गेस 2 या 3 जगह पे रिपीट हुए हैं, तो आप जहाँ से भी कंफर्टेबल हो वहाँ से करो। आई बिलीव 5th या 6th चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में दिए गए, तो वहीं से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसके ड्राफ्ट्स भी दिए गए, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे उस टॉपिक से। और यस, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये छोड़ना मत, इसके लिए उसको टिक दिया है बस। स्टैम्प स्टैम्प का जो एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, वो बहुत बड़ा है। उसमें सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि थियोरी को इग्नोर नहीं करना है। इस बार के पेपर ने वो सिखा दिया है कि थियोरी इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो ये बट दिस इज़ वन ऑफ द सेक्शंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर मी, तो उसको टिक किया है बस। जस्ट अ सेकेंड। ड्राफ्टिंग 4th चैप्टर में आप देखोगे बहुत सारी बातें की गई, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी बातें, ये आप कट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स का कोई सवाल आना पॉसिबल तो दिखता नहीं है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी ना, अब ये एक ड्राफ्ट जो है ना, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि कैसे ड्राफ्ट को करते हैं, याद कैसे करते हैं और क्या कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग का पार्ट तो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये आपको पता है कि ऐसे कैसा आना है, उसमें थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना है, राइट। तो जैसे हमने लेटर ऑफ क्रेडिट में किया था वैसे ही। सो मुझे कमर्शियल ये हेडिंग पता है, मैं उससे 1-2 पॉइंट्स ले लिए, ख़त्म। प्रॉपर्टी में से 1-2 पॉइंट ले लिए, ख़त्म। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंपनीज में से मैंने 1 पॉइंट ले लिया। इन्वेस्टमेंट्स में से मतलब मैंने अंदर का पढ़ा है, मैं अभी अभी आपको रैंडम बता रहा हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इनिशिएट प्रोसीडिंग्स कर लिया, पे कॉल्स कर लिया, डन। सो बाकी मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे अराउंड
7-8 पॉइंट्स हो गए, मैं वो 7-8 पॉइंट्स ही पढ़ने वाला हूँ। ये फॉर्मेट ऊपर का तो वैसा के वैसा आएगा, सो फॉर्मेटिंग के लिए मुझे 1 मार्क मिलेगा। ये सारा कंटेंट लिखने के लिए आप पकड़ के चलो मुझे 2 मार्क्स, मतलब यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा, और सो 2 मार्क हो गए। और अभी पॉइंट्स के लिए कितने मार्क्स देने वाले हैं वो आप कितने भी लिख लो, बचे कितने, 3 ही मार्क्स है अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आई हैव ऑलरेडी लर्न 6 to 7 पॉइंट्स, तो मुझे कोई भी उसमें से 2 या 3 लिखने, एंड आई एम सुपर सॉर्टेड। यहाँ पे पॉइंट का मतलब बड़ा वाला पॉइंट है, ये वाला, तो इसके 2 पॉइंट है तो दोनों आएंगे, मतलब ऐसे आपको टोटल 4 to 5 पॉइंट्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने का ट्राई करना है। थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो आप क्या कहते हैं, प्रे करो कि ड्राफ्ट्स कम ही आए, क्योंकि ड्राफ्ट्स को लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। ये केस लॉ का नाम भी आपको याद रखना है। अभी तक आई गेस अराउंड 3 केस लॉज हो गए, एक टाटा सेल्युलर का था, एक रमायात का था, एंड ये, सो ये आपको नाम याद रखना है इसका भी। यस, सो ये एग्रीमेंट अगेन मैंने एग्जांपल के लिए ही रखा था कि आपको क्या कैसे करना है, बट आई गेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको पता चल गया होगा कि आपको 5 to 6 पॉइंट्स निकालने हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्गेज अगेन रिपीट हुआ है, कॉमन पॉइंट्स, हाँ, सो यहाँ पे भी जैसे अपन ने शीट में कॉमन पॉइंट्स निकाल के रखे थे, अभी यहाँ पे मॉर्गेज के सारे फॉर्मेट्स दिए नहीं गए, नेक्स्ट लेसन में ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं, बट यहाँ पे भी आप देखते हो ना, तो मॉर्गेज के लिए भी कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, 10 ईयर का पॉइंट हो गया, कंसिडरेशन का पॉइंट हो गया, इंटरेस्ट का पॉइंट होगा, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं की तो क्या होगा उसका एक पॉइंट हो गया कि कोर्ट में जाना पड़ेगा क्या, और ऐसा, तो वो एक कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे कॉमन पॉइंट्स आपको मॉर्गेज के भी निकाल के रखने हैं। आपको एक 4 to 5 कॉमन पॉइंट्स मॉर्गेज के लिए मिल जाएंगे, सारे मॉर्गेज के फॉर्मेट्स के लिए, मतलब सारे इसके द टाइप्स ऑफ मॉर्गेज के लिए। तो आपको क्या करना है, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो 1 2 3 जो भी आप याद रख पा रहे हो वो, एंड कॉमन पॉइंट्स बना के आपको आंसर कंप्लीट करना है फॉर ड्राफ्टिंग पर्पस। और थियोरी मॉर्गेज की ज़्यादातर पूछी जाती है, जो आई बिलीव आपको 6 चैप्टर से ही करनी चाहिए, 6th या 5th चैप्टर, आई एम जैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से करनी चाहिए, एंड उसके ड्राफ्ट्स भी वही से कर लो। यस, ये जहाँ मॉडल आर्बिट्रेशन क्लॉजेस दिए गए हैं, इसमें से कोई भी आपको जो भी एक पसंद आ जाए वो कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स का, उसमें 3 and 2 मार्क्स को वो स्प्लिट कर दे, और एक 3 मार्क्स के लिए XYZ मीडिएशन की थियोरी बताओ बोल देंगे, और एक मॉडर्न क्लॉज ऑफ मीडिएशन ड्राफ्ट करके दिखाओ वो बोल देंगे। तो यहाँ पे आपको एक मॉडर्न क्लॉज दिया गया है, मॉडल क्लॉज दिया गया है, तो आप एक कोई तो याद कर लो जो भी आपको आसान लग रहा है इसमें से, या फिर जो भी आप रेप्लीकेट कर पाओ। मीडिएशन एग्रीमेंट, डोंट इग्नोर दिस, इस पे भी सवाल आ सकता है। यस, अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, अगेन बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए रखे हैं, एंड फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही दिया है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेमोरेंडम वाला पार्ट जो है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाला पार्ट, वो एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो अच्छे से कि कैसे लिखा है, क्या क्या किया है। लर्न मत करो, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट एक सेफर साइड को रहने के लिए बस एक बार देख लो, क्योंकि पार्ट ए को अपन ज्यादा रिस्क में साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि पार्ट भी बहुत बड़ा है ना, अपन उसमें ऑलरेडी थोड़ा स्मार्ट प्ले करने वाले हैं, तो पार्ट ए को आप थोड़ा थरोली करने की कोशिश करो। यस, ड्राफ्ट ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जैसा कि आपने कहा, अपन मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स के वहां पे 4 से 5 पॉइंट किए थे, तो अगर आ गया ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, तो ये तो पूरा एक्ट के जैसे ही उन्होंने किया है, तो ऐसा तो आप ड्राफ्ट नहीं कर पाने वाले हो, दिस इज प्रॉपर लाइक एन एक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ड्राफ्ट लिखना है, जो हेडिंग टाइटल देना है, एंड वहां पे जो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था वही पॉइंट्स लिखने हैं, और कोई यहाँ से आपको एडिशन की जरूरत लग रही है तो कर सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टिक किया है, आप ये ऐड कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल है बस। लीगल नोटिस एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक कि कोई अलग बात आपको बताने की ज़रूरत है। अगेन उसमें से भी आपको सारे पॉइंट्स रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आप 3 से 4 पॉइंट कर पाते हो अच्छी बात है, फॉर्मेट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना बस। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना चाहिए, एंड एंड में फिर से ड्राफ्ट्स के बारे में एक अच्छा वाला डिस्कशन करेंगे, अभी जो किया है उसको छोड़ के भी।
यहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं एंड आपको इन एग्रीमेंट्स में क्या करना है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्रीमेंट का दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे उसका थियरी दिया गया है फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का। आप ये थियरी पढ़ने वाले हो, उसमें से 2-4 पॉइंट्स तो आप करने वाले हो। तो आपके ड्राफ्ट में भी जब अगर गलती से आ गया तो वही पॉइंट्स रेप्लिकेट करने हैं, तो यहाँ से जाके अलग पॉइंट्स पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो वही 4-5 पॉइंट आएंगे एंड अपने कॉमन जो अपन ने एक शीट बना ली, जैसा मैंने कहा आपको एक शीट बनानी है, कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं, वो सारे आ जाएंगे। यस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं एंड जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट की जो थियरी है यहाँ पे जो दी गई है और पॉइंट्स जो दिए गए उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो आप स्पेसिमेन फॉर्मेट में से 3-4 पॉइंट्स कर लो रादर देन ट्राइंग टू रिप्लिकेट इट फ्रॉम द थियरी। तो आगे चलते हैं। बहुत सारे ड्राफ्ट्स हैं, मैं पूरे ड्राफ्ट्स आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकता, आपको भी पता है, आपके पास भी वक्त नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया। मैं एंड में भी फिर से एक बार ड्राफ्ट्स के बारे में या ड्राफ्टिंग के बारे में आपको थोड़ा एक आइडिया देने की कोशिश करूंगा। अभी आई होप आई एम क्लियर, अगर नहीं भी होता है तो एंड में आई विल समराइज इट इन अ वेरी नाइस वे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स पे सवाल आए हैं। अगर आप पास्ट ईयर में जाके देखते हो तो सवाल आया है, यहाँ तक कि यहाँ पे भी सवाल आके गए, आई गेस इस एग्जाम में भी आया था। तो आपको वो भी करना है। इसमें से आप देख सकते हो प्रोहिबिशंस में से ऐसे 2 या 3 पॉइंट्स निकाल के याद कर लो, बाकी अपने आप मन से लिख सकते हो। और हियर ऑल्सो फॉर लिमिटेशन ऑल्सो 2 से 3 पॉइंट याद कर लिए, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स भी याद करने की भी जरूरत नहीं है, चांसेस कम होते हैं क्योंकि क्वेश्चन आने के, अगर आ भी गया तो आप मन से लिख पाओगे। यस, नाउ डीड ऑफ अमलगमेशन ट्रांसफर एंड ये वाला डीड इंपॉर्टेंट है मुझे। लास्ट टाइम भी लग रहा था मे बी यही एग्जाम में आ जाएगा, और ये ऐसा डीड है जो 10 to 15 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे वो डायरेक्ट। तो ऐसा आ सकता है। एंड अगर आपको ये डीड समझ में नहीं आ रहा है तो आपका एक CRBI का जो मॉड्यूल है ना, उसमें डॉक्यूमेंटेशन करके एक लेसन है और CR पोर्शन। तो उसमें ना 2 ड्राफ्ट्स दिए गए बहुत बड़े बड़े वाले, सेम अमलगमेशन से रिलेटेड। तो आप वो भी एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि इस ड्राफ्ट को पढ़ने से लैंग्वेज इतनी क्लियर नहीं होती है एंड समझ में नहीं आता है, तो वहां से पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो यस, मॉर्गेजेस आपको यही से करने हैं। देखो यहाँ पे आ गए, उसके ड्राफ्ट्स भी यहाँ पे है एंड साथ ही साथ आप देखोगे तो पॉइंट्स भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आपका पूरा यहाँ यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यस, नाउ यहाँ पे देखना क्या है आपको। मोस्टली हर मॉर्गेज के थियरी के बाद यहाँ पे केस लॉ दिया गया है। नाउ केस लॉ का नाम याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते हो इट इज स्टिल ओके। ऊपर वाले केस लॉ जहाँ जहाँ मैंने बताया उनके तो नाम आपको याद रखनी है। यहाँ पे नहीं भी रख पाते हो तो जो डिसीजन है वो आपको याद रखना है, लाइक देर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी इसके थियरी में वो होगा अपियरिंग, बट एक केस लॉ से वो बैक्ड भी है। सो आपको अगर इफ पॉसिबल आई विल से केस लॉ का नाम याद रख लो। अगर नहीं हो पा रहा है तो इट्स ओके, कि बहुत सारे केस लॉज है। यहाँ पे भी एक केस लॉज दिया गया है, उसका भी आपको डिसीजन देखना है। केस लॉज को आपको पढ़ते हुए क्या करना होता है, पूरा केस लॉ पढ़ना होता है और उसका जो सिर्फ फैक्ट होता है, फैक्ट क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ जो मेन जजमेंट होता है उतना ही हाईलाइट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपन ने ऊपर देखा, यहाँ पे द मेन जजमेंट इज ओनली दिस। पूरा केस लॉ बाकी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं, केस लॉ का नाम एंड ये जजमेंट इतना ही हाईलाइट करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो केस लॉ है, तो ये आपको करना होगा। एटलीस्ट पढ़ तो लो, नाम याद ना रखता हो तो भी चलेगा। देख सकते हो यहाँ पे भी केस लॉ है, यहाँ पे भी केस लॉ है। इस डिबेंचर ट्रस्ट डीड फॉर्म SH12 का है, तो ये ऐसा डायरेक्ट नहीं आने वाला है कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछना हो तो 25 मार्क के लिए यही पूछना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बट यहाँ पे इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट्स के ये जो पॉइंट्स है ना, ये आ सकते हैं, इंडिविजुअली आ सकते हैं एक अलग क्वेश्चन की तरह। डिसएग्रीमेंट एंड एवरीथिंग,
उसमें से आपको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। शेयर परचेस एग्रीमेंट है, आपके खुद के लिए ड्राफ्ट करके रखो अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 8 to 10 पॉइंट्स, आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि शेयर परचेस एग्रीमेंट अगर आएगी तो आई डोंट थिंक 5 मार्क्स के लिए आएगी, वो 10 मार्क्स के लिए आएगी। तो शेयर परचेस एग्रीमेंट के लिए आप एक 10 पॉइंट्स अपने हिसाब से अच्छे से ड्राफ्ट करके रखो अपने लिए एंड उसी से पढ़ो। इनफैक्ट शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट के लिए भी सेम, अपने लिए एक 8 to 10 पॉइंट्स की एक अग्रीमेंट अपने लिए ड्राफ्ट करके रखो। अगर आपकी फैकल्टीज ने नहीं प्रोवाइड किया तो खुद के लिए एक ड्राफ्ट करके रखो एंड उसी से फिर पढ़ो वो। क्योंकि ये भी अगर आएगी तो 10 मार्क के लिए आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। रेजोल्यूशंस का क्या करना है, तो ये आपको जो पार्ट है ना, ये आप एक बार पहले पढ़ लो, ठीक है ना। अभी सारे रेजोल्यूशंस को मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, या फिर कौन सा रेजोल्यूशन आएगा ये भी मैं बता नहीं सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग कौन सा भी आ सकता है एंड आई गेस आपको भी ये पता है। बट रेजोल्यूशंस में एक स्पेसिफिक चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि चाहे कौन सा भी रेजोल्यूशन आ जाए, अगर आप ये सारी चीजें अपने रेजोल्यूशन में रखते हो ना, तो आपको रेजोल्यूशंस को मार्क्स तो मिलने हैं। सो मैंने वो हाईलाइट कर दिया, देख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है वो आपको करना है ना। ये रूल्स चेंज हो जाएंगे अगर रेजोल्यूशन अलग होगा, बट यहाँ से यहाँ जो प्रोविजंस और द वे दे हैव रिटन दिस रेड विद द रूल्स, then the other applicable provisions if any as amended and re-enacted from to time। तो ये वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। ऐसा मैं कहीं पे बोलता नहीं हूँ यूजुअली वर्ड टू वर्ड लर्न करो, बट ये वर्ड टू वर्ड लर्न करना है। क्योंकि ये अगर आपने रेप्लिकेट कर दिया ना पेपर में, बात खत्म। कौन सा भी रेजोल्यूशन आ जाए मार्क्स मिलने हैं। फिर आपको उस रेजोल्यूशन का आइडिया भी ना हो तो भी आप थोड़ा बहुत अपने मन से लिख लोगे तो भी चल जाएगा, बट ये ऊपर वाला पार्ट आप अच्छे से रेप्लिकेट कर लेना तो मार्क्स मिल जाएंगे। एंड अगेन एंड में जो ये पार्ट आता है ना, ई फॉर्म फाइल विद रजिस्टर, दिस नॉट माइट बी कंपलसरी नहीं है कि हर रेजोल्यूशन में आ जाए, बट इसको छोड़ दो तो बाकी भी बी एंड हियर बाय ऑथराइज्ड टू साइन एंड एग्जीक्यूट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एज मे बी रिक्वायर्ड टू पर्पस फाइल नेसेसरी, एंड ये वाला पार्ट यहाँ से, एंड डू ऑल सच एक्ट्स डीड्स नेसेसरी थिंग्स एज मे बी थिंग नेसेसरी एंड कंसिडर्ड एक्सपेंट। सो ये जो पार्ट है ना, ये आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है। ये फिनिश एंड स्टार्ट दोनों अगर सॉर्टेड रहेंगे ना आपके, तो आप बीच में कंटेंट कुछ भी लिख लो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बहुत सारे रेजोल्यूशंस है, आप एक बार चेक कर लो। आई फील सारे आप याद तो नहीं कर सकते, एक बार रीड कर लो एंड थोड़ा आपको माइंड खुद के लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, आपके पास उतना ऑप्शन नहीं होगा उसके लिए। सो आर्ट ऑफ ओपिनियन राइटिंग, तो यस यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके लिए अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस हियर कि क्या करना है। अब बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स दे रखे हैं, तो क्या करना होता है इस जगह पे ना। यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल ही रहा है। यहाँ पे फिर से पढ़ो, इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट देखो, अगर है तो उसको पॉइंट वैसे, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट रीडिंग दिस, अगर है तो 1 2 3 पॉइंट्स हो गए एंड 4 पॉइंट्स हो गए। तो हर जगह पे ऐसे 4 4 पॉइंट्स निकालो एंड दैट इज इट। आपको उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। CMA DD में आपका ये पोर्शन कवर हो जाता है, बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू कि आप यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसी से यूज करो, क्योंकि CMA DD में गाइडलाइंस जो है CAS AS के, उससे वो बनाया गया है एंड यहाँ पे प्रॉपर CSAS को ही लिखा गया है। एंड मैंने एक्चुअली मेरे पेपर में गाइडलाइंस के हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश की थी एंड मुझे मार्क्स नहीं मिले थे ड्राफ्टिंग के पेपर में, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है वो CSAS का ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है उन्होंने। बट अगर आप देखते हो तो CMA DD में, क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे CMA DD में, बट वहाँ पे गाइडलाइंस जो इशू करते हैं ना, CSAS पे गाइडलाइंस इशू किए थे ICSI ने, तो वहाँ से वो कंटेंट है। ये एक्चुअली ज़्यादा डिटेल्ड है एंड ये कम डिटेल्ड है, बट स्टिल एग्जामिनर में चेक करते वक्त उसने इसी को मार्क्स देना सही समझा था। तो मैंने CMA DD वाले लिखे थे, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले थे, क्योंकि एट एंड ड्राफ्टिंग के मॉड्यूल में तो यही है ना आपके। तो ये भी आप एक बार अच्छे से कर लेना, भले ही वो CMA DD में कवर्ड हो। ओपिनियन पूछा गया था इस बार, एंड कौन सा पूछा गया था, तो ये वाला पूछा गया था। अगर आप एग्जाम में देखते हो तो यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, बॉक्सेस तो छोड़ने ही नहीं होते। ये वाला केस स्टडी भी है, ये भी एक बार पढ़ के देख लो।
So 8th chapter. यस, केस लॉज के नाम में बहुत सारे, यहाँ से ऊपर तक तो बहुत इजी इजी बातें की है, यहाँ से थोड़ा बहुत ये चैप्टर थोड़ा मूड चेंज करता है आई विल से, एंड यहाँ से केस लॉज आ जाते हैं बहुत सारे, एंड यहाँ पे केस लॉज का रेफरेंस देना पड़ सकता है आपको। इनफैक्ट यहाँ दिस इज वन ऑफ द स्पॉट्स वेयर मॉड्यूल हैज बीन चेंज। आप ओल्ड मॉड्यूल चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे अलग कंटेंट था, अब अलग कंटेंट है। तो अगर आप ओल्ड कर रहे हो यूज, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग दिस पार्ट आल्सो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ना केस लॉज अलग अलग ऐड हुए हैं, एंड ये इलस्ट्रेशंस का पार्ट नया ऐड हुआ है। आपको ये सारे इलस्ट्रेशंस पढ़ने हैं, मार्क माय वर्ड्स, आपको पढ़ने हैं एग्जाम में, इन्हीं में से कोई तो इलस्ट्रेशन वो उठा के डालेंगे, ऐसा का ऐसा सेम कॉपी पेस्ट होगा, वर्ड्स भी नहीं बदलेंगे वो, एंड आपको उस फ्री मार्क्स मिल जाएंगे। अगर पढ़ा नहीं होगा ना तो मार्क्स चला जाएगा। यहाँ पे भी इलस्ट्रेशंस उन्होंने ऐड किए, दिस इज समथिंग न्यू टू द मॉड्यूल। पिछले अगर आप 6 महीने पहले की मॉड्यूल खोल के देखोगे तो उसमें ये नहीं था, यहाँ पे भी इलस्ट्रेशन ऐड किया है। देन वी हैव टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। यस, तो ये पार्ट बी की शुरुआत हो गई है यहाँ से। पार्ट बी के लिए अपने को क्या करना है मैं बताता हूँ। तो पार्ट बी में मैं सारे चैप्टर्स आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। पार्ट बी की मैं आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा, एंड मेनली विच चैप्टर्स आई एम गोना डिस्कस इज चैप्टर 12 एंड 13। एंड पार्ट बी के लिए स्ट्रेटेजी क्या है? सो पार्ट बी के लिए स्ट्रेटेजी आपको बहुत सिंपल रखनी है। मेक श्योर यू लर्न 4 to 5 पॉइंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड बाकी जगहों को आप रीड ओनली बेसिस पे रख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। पार्ट बी में पिछली बार ड्राफ्ट्स नहीं पूछे गए थे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार उसमें भी ड्राफ्ट आएंगे। तो आप देखते हो तो 30 मार्क्स में से आप पकड़ के चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 मार्क्स के लिए इस बार ड्राफ्ट आएंगे। तो सिर्फ 20 मार्क्स के लिए अराउंड 300 पेजेस की थियरी है, तो कैसे कर सकते हो आप? तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है उसमें 4 to 5 पॉइंट्स समराइज करने हैं, एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इररेलेवेंट है, उसको रीड ओनली बेसिस पे रखना है। देन चैप्टर 12 एंड 13 है जिसमें आपको दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैं सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। बाकी वीडियोस मतलब बाकी चैप्टर्स के लिए इट इज़ गोना बी अ ब्रीफ मतलब डिस्कशन, बट बाकी 12 चैप्टर एंड 13 चैप्टर में आपको दिक्कत आ सकती है, मुझे पता है, तो वो अपन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ई कोड्स इज समथिंग इम्पोर्टेंट, देन उसके सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। आई गेस इसी बार क्वेश्चन भी आ गया था, राइट? एंड यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से आपको एक दो मतलब जो भी देख रहे हो बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, 3 to 4 पॉइंट्स स्ट्रेटजी यूज करनी है, कुछ नहीं कर सकते आप अंदर का सारा कंटेंट भी पढ़ नहीं सकते, सब कुछ याद भी नहीं रख सकते। 3 to 4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, उतने करो एंड आगे बढ़ते चलो। दिस इज बीन आस्क्ड इन पास्ट पेपर्स, बहुत बार पूछा गया है। वारंट केसेस हो गए एंड समन्स केस हो गया, बहुत बार पूछा गया है, समरी ट्रायल भी पूछा गया है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल मार्क करके रखा है कि कैसे 4 पॉइंट्स निकालते हैं, 4-5 पॉइंट्स। तो रिवीजन का ये है, तो आपको देख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, बट आपको वो पूरा करना नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, बहुत बड़ा दिख रहा है, सिर्फ पढ़ना है। ये 2 पॉइंट अच्छे से करने हैं, थर्ड पॉइंट सिर्फ पढ़ना है। अगर कुछ रेलेवेंट लग रहा है तो याद रख लो। देन देखो, ये टॉपिक बहुत बड़ा है रिवीजन का। रिवीजन का शुरू होता है यहाँ तक एंड खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो फोर्थ पॉइंट डायरेक्टली यहाँ से उठा लिया तो खत्म हो गया आपका। इंटरलोकेटरी ऑर्डर है वो इसी का पार्ट है एक्चुअली, बट वो आपको सेपरेटली करना है, क्योंकि पास में आप देखोगे ना तो हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में इंटरलोकेटरी ऑर्डर या इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते थे ओल्ड सिलेबस में। रीडिंग्स, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें आप देखने जाओगे सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। एंड मेरा प्लीडिंग्स में इतना टाइम वेस्ट हो जाता था ना मेरा ये चैप्टर करते करते, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग 4-5 पॉइंट्स मैंने निकाल भी लिए थे सारी जगह से, बट स्टिल दिस चैप्टर इज सो ह्यूज कि एंड एवरीथिंग फील्स इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लम।
बट आपको 4.4 to 5 पॉइंट्स निकालते हुए चलना है एंड कोई अदर ऑप्शन नहीं है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स करने के चक्कर में पद पढ़ो नहीं तो पागल हो जाओगे। एक या दो एग्जाम्पल्स कर लो एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आ जाता है तो आप अपने मन से वो ड्राफ्ट कर पाओगे। बट ये जो रेफरेंसेस है लाइक नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। मतलब ऐसा कुछ दिया होगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए आसान बन जाता है, राइट। यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, एक कर लो बहुत है। एक्सेप्शंस वो उनके हेडिंग्स कर लो एंड अंदर के कंटेंट की 2-3 लाइंस दैट इज मोर देन सफिशिएंट। स्मार्टली खेलना है पार्ट बी में। पार्ट बी में थियरी को इतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी अपन पार्ट ए में कर रहे हैं। पार्ट ए इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर क्लियरिंग इन ड्राफ्टिंग। यस, तो यहाँ पे क्या है, आपने ऑलरेडी अंदर का कंटेंट किया ही होगा, यू मस्ट हैव ड्राफ्टेड इट वन और फ्यू टाइम्स। बट याद क्या रखना है, दीज आर नियरली कोड फॉर्मेट्स। आई वोंट से एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बट दीज आर नियर टू कोड फॉर्मेट्स। तो आप पार्ट ए में एग्रीमेंट्स के सारे फॉर्मेट्स के लिए एक कॉमन फॉर्मेट यूज करते हो तो चल जाता है। एग्रीमेंट का कॉमन फॉर्मेट होता है, वो यूज कर लेते हो तो चल जाता है जहां जहां एग्रीमेंट के लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉमन फॉर्मेट है नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मेट के लिए बहुत फोकस करना है। जैसा फॉर्मेट उन्होंने रखा है ना, अगर आप वैसा रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे ना, तो मार्क्स कटने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है लीडिंग में, क्योंकि दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू कोड। तो कोई ना कोई वजह से वो वर्ड्स यूज होते हैं। तो थोड़ा अपने को यहाँ पे प्रिकॉशनेट रहना है एंड फॉर्मेट्स को हिलाना नहीं है। अंदर का कंटेंट आप चाहे तो अपना थोड़ा मन से बना सकते हो, जितने पॉइंट्स याद रख लो उतना चलेगा। बट फॉर्मेट्स जो है, फॉर्मेट्स आपको अच्छे से करना है। लाइक फॉर्मेट ऑफ प्लेंट आ गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है जो इन्होंने ऐसे ड्राफ्ट किया है, आपको भी वैसा ही रखने की कोशिश करनी है। यहाँ पे जो वर्डिंग्स यूज किए हैं, अबाउ प्लेंटिव स्टेट्स एज फॉलोज, तो रखना है वो। एंड यहाँ पे आप ऐसे वेयर ऑफ प्लेंटिव क्लेम्स, ये सारे फॉर्मेट्स आपको मेंटेन करने, चाहे फिर वो वेरिफिकेशन का पॉइंट हो गया। यहाँ पे फॉर्मेट से नहीं खेलना है। यस, तो देखते हैं इस चैप्टर में। जैसे मैंने कहा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते। डिफ्रेंसिएशन है, करना है अच्छे से, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। एंड ये आप कर लो टाइप्स ऑफ रिट्स, क्योंकि ऑलरेडी आपने हो गए थे एक बार, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने को। ना स्पेसिफिक ऑफ रेट पिटिशन, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ये नहीं किया था। ओल्ड सिलेबस में रेट पिटिशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट था, ड्राफ्ट था। यहाँ पे ये जो दिया है ये कुछ इनकम्प्लीट है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं किया था। अगर आपका कोई और ओपिनियन है उस पर तो आप कर सकते हो। एफिडेविट तो इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखो यहाँ ये चैप्टर ना, 11 चैप्टर के लिए सब कुछ रीड करना है। थोड़े स्पॉट से जहाँ पे मैंने मार्किंग की है वो लर्न करना है, बाकी आप सब कुछ रीड पे रखते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रीड मतलब सिर्फ रीड है, और थरोली भी रीड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपके लिए ये चैप्टर थोड़ा स्लोली ड्रैग करता हूँ, ताकि आप समझ पाओ। ये सब कुछ रीड है, रीड है, रीड है। ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है। दिस इज द लेटेस्ट मॉड्यूल अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। अगर आपके पेज नंबर आपकी ओल्ड मॉड्यूल से मैच नहीं हो रहा है तो आप समझ लेना कि ये आप जो मॉड्यूल यूज कर रहे हैं वो ओल्ड है, एंड देयर आर फ्यू चेंजेस इन दिस मॉड्यूल। तो वो भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यस, ये आपको करना है, इसके 3-4 पॉइंट भी आपको करने हैं। ये आपको करना है, ये आपको करना है, एंड गाइडलाइंस ये आपको पूरे करने हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ गया है ऑलरेडी इस बार आई गेस, बट फिर भी आप कर लो अच्छे से। एंड यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, उसमें से दो तीन आपको जो भी पसंद आए रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में से, या फिर इसमें से एक दो पॉइंट्स जैसा भी आप कर सकते हो वो कर लो। डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, आएंगे तो ऊपर इस वाले पार्ट पे आएंगे। बट एक जस्ट ब्रीफ आइडिया होने के लिए कर लो, क्योंकि ईजी भी है, आप अपने मन से भी गेस कर सकते हो कि कोई शॉर्ट्स में तो अलाउ करने वाला है नहीं। सो यहाँ पे इज इक्वल टू जो मैंने लिखा है लाइक टिक मार्क स्टैंड्स फॉर व्हाट आई हैव डन। नाउ इस चैप्टर के लिए कोई सेपरेट स्ट्रैटेजी तो है नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, एंड टिक मार्क स्टैंड्स फॉर व्हाट आई हैड डन।
मैंने एग्जाम में क्या किया था, बाकी सब कुछ मैंने रीड भी नहीं किया था, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, रीड भी नहीं किया था। मतलब जो कंटेंट टिक मार्क किया है वो बहुत सोच समझ के, बहुत थिंक करने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये सब सोचने के बाद मैंने सिर्फ जो टिक मार्क किया है उतना ही लर्न किया था, बाकी सब कुछ छोड़ दिया था। तो आई एम गोना ड्रैग अगेन अ लिटिल स्लोली इन दिस चैप्टर, क्योंकि इस पे अपना डिटेल डिस्कशन है, यही डिटेल डिस्कशन है कि भाई आपको ये सब करना है। आप टिक मार्क देखते हुए चलो। जहां जहां टिक मार्क है वो आपको करना है, ये भी आपको करना है। अगर आप मेरी सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, जो मैंने लर्न किया है उतना ही लर्न करना है एंड बाकी रीड भी नहीं करना है, तो जहां जहां मैंने टिक मार्क दिया है वो आपको लर्न करना है, बाकी आप छोड़ सकते हो। अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है इस चैप्टर पे तो यू आर गोइंग ग्रेट, इट इज नो प्रॉब्लम, जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। मैंने बहुत सोचने के बाद इन पार्ट्स को टिक किया है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे सिर्फ इन्हीं पार्ट्स पे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा लगा था। यस, यहाँ पे एक टिक मार्क है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक टिक मार्क है, यहाँ पे एक टिक है, यहाँ पे एक टिक है, यहाँ पे एक टिक है। यहाँ पे केस लॉस के नाम है, केस लॉस के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट याद रख लो। यहाँ पे भी कंटेंट याद रखना है आपको, एक फ्लो चार्ट बना लो उसका। यहाँ पे भी एक टिक मार्क है, यहाँ पे भी एक टिक मार्क, कैन सी। थोड़ा आप पॉज पॉज करके कर सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। यहाँ पे टिक है। तो यस, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपका ये पोर्शन जो है ना, ये सीआरवीआई में कवर हो जाएगा। अगर आपका ये पोर्शन नहीं कवर हुआ है, आप अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप को अटेम्प्ट कर रहे हो इस बार, तो ये सब कुछ रीड तो कर लेना एटलीस्ट एक बार, डायरेक्टली छोड़ मत देना, क्योंकि जो सीआरवीआई कर रहे हैं उनके लिए ये कंटेंट ऑलरेडी कवर्ड है। ये एक बार कर लेना, अगर आपने नहीं किया है तो, मतलब सीआरवीआई में अगर आप नहीं हो तो आपको ये करना पड़ सकता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे भी सेम है। अगर आप मॉड्यूल 2 नहीं दे रहे हो, ग्रुप 2 नहीं दे रहे हो, सिर्फ ग्रुप 1 की पढ़ाई हुई है, एंड तो ये आपको ये याद करना पड़ सकता है, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। यस, सो यहाँ पे ड्राफ्ट, बहुत सारे ड्राफ्ट्स हैं, मैंने कौन से किए थे, बाकी मैंने पढ़े भी नहीं थे, तो वो अगेन टिक मार्क्ड है, तो आप देख सकते हो। इन अथॉरिटीज में से 2 या 3 अथॉरिटीज के नाम याद रखने हैं आपको। देख सकते हो कि मैंने ये भी नहीं किया है, पेटिशन नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, ये किया है, आई एम सॉरी, किया CA9 किया है, 11 छोड़ दिया है। यस, ये इंपॉर्टेंट है, आई फील इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पार्ट बी में आई बिलीव ड्राफ्ट आया भी तो 5 मार्क्स का ही आएगा, 10 मार्क्स का आना बहुत कम चांसेस है 10 मार्क का आने के लिए, तो 5 मार्क के लिए आ सकता है, एंड दिस इज अ शॉर्टर थिंग, तो उस पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आना वेरी पॉसिबल है। ये आपको कंपल्सरीली करना है हर किसी को, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। 241 से लेके 245 आई गेस जो ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट के सेक्शंस है वो आपको अच्छे से करने हैं। चाहे तो आप बैरक से भी कर सकते हो, यहाँ से आगे तक, आगे का करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कर लोगे तो भी इट इज़ ओके, यहाँ से आगे छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। ये आपको करना है टिल हियर, इसके आगे का ये कंटेंट छोड़ सकते हो। ये सारे बहुत सारे केस लॉज ये एक बार रीड कर लो। आई डोंट नो कि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, रेलेवेंट क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बट एक बार सेफर साइड के लिए रीड कर लो। देन आई बिलीव एक ये वाला जो पार्ट है ना, राइट इशू वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एंड यहाँ पे एक केस लॉ है, यहाँ पे कोई तो एक केस लॉ है जो इम्पोर्टेंट है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, ये केस लॉ है, इसका नाम भी याद रख लेना, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आपको ये भी करना है, टिक मार्क है, टिक मार्क है, यहाँ से आप कट कर सकते हो, कुछ नहीं करना है यहाँ से।
फॉर्म एनसीएलटी बंद करना है, 9 करने की ज़रूरत नहीं है। यस, ये करना है, ये रीड करना है, रीड करना है, आर स्टैंड्स फॉर रीड, रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। ये आपको एक बार करना है अच्छे से, ये भी कर ले लो। देन यस, ये यहाँ पे नंबर्स का गेम है बट आपको करना है। यस, ये आपका सारा CMA DD में कवर्ड है, कंपाउंडिंग वाला पार्ट, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज न्यूली एडेड टू द मॉड्यूल। अगर आप ओल्ड मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो दिस वाज नॉट इन इट, ये ड्राफ्ट नहीं था, तो ये एक बार पढ़ लो क्योंकि इस पे सवाल आ सकता है। समथिंग विच इज़ न्यूली एडेड कैन बी अ स्पॉट फॉर आस्किंग क्वेश्चन, तो एक बार ये अच्छे से पढ़ लो। बहुत बड़ा ड्राफ्ट है, तो अगेन 5-6 पॉइंट्स वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हुए चलना है। ये सारा आपका ऑलरेडी CMA DD में कवर्ड हो गया होगा, सो वही से पढ़ना है। यहाँ पे पढ़ाई में वापस टाइम वेस्ट मत करो, इसमें आप ड्राफ्टिंग पे टाइम दो। यहाँ के सिलेबस में जो जो सेम जहाँ से आप दूसरी जगह पढ़ रहे हो तो वही से कंप्लीट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CMA DD में अटेंड ज़्यादा डेप्थ में ही होगा वो, तो वहीं से कर लोगे ना तो ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाइंडिंग अप, ये आपको करना है। अगर आप ग्रुप 2 में हो तो ये आई गेस CRBI के किसी पार्ट में कवर्ड है, बट अगेन अगर नहीं हो तो करना पड़ेगा। ये आपको करना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एंड इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अपील्स बिफोर NCLT, तो यहाँ पे आपको ये करना है। एंड ये यहाँ से आगे एनी अग्रीव्ड पर्सन वगैरह आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेशन का जो एक मेन जजमेंट है कि डिले वाला जो पॉइंट है, वो एक जजमेंट का क्रक्स निकाल के रख लो। बाकी बहुत सारी बातें की गई वो आप छोड़ सकते हो। बहुत सारे केस स्टडीज दिए गए एंड इसके नीचे जो लिखा है ड्राफ्ट स्पेसिमेन करके लिखा है, तो पढ़ लो। जो जो ड्राफ्ट्स अपन ने किए हैं उससे रिलेटेड ड्राफ्ट होगा तो एक ड्राफ्ट आप खुद ड्राफ्ट करने की कोशिश भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ड्राफ्ट है वॉलेंट्री बाइंडिंग आपका, ये आप एक बार खुद ड्रॉ करके ड्राफ्ट करके देख लो, बन रहा है नहीं बन रहा है आपको, बाकी तो इट्स ओके। यस, ये पूरा चैप्टर ही ऑलमोस्ट आप देख सकते हो CMA DD में कवर्ड है, तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। कुछ पेनल्टीज है जिसको मैंने मार्क किया है, वो आपको करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। 1, 2, 3, 4 एंड आगे यहाँ पे इस पेज पे बहुत सारी हैं। एक बार मैं स्लोली स्क्रॉल करता हूँ, ये आपको करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज नॉट कंपलसरी, आई हैड डन इट सो आई हैव टिक्ड इट। बाकी बहुत सारी पेनल्टीज है, वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। बहुत सारे केस लॉज है, वो भी बहुत इरेलेवेंट है, सब कुछ कट कर सकते हो एंड मैक्सिमम चीज़ें आपकी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसमें एक ही केस लॉ है जो रेलेवेंट है एंड वो भी एक्चुअली CMA DD में कवर हो जाता है, अच्छा वाला केस लॉ है वो, बट फिर भी ये वाला है प्रकाश गुप्ता वाला, वो अच्छा केस लॉ है, वो आपको करना है। यस, यहाँ से पार्ट है जो अपने CMA DD में कवर नहीं होता, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे टिक दिया है, यहाँ पे टिक दिया है, यानी ये मैंने किए हैं, ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, ये तो ऑलरेडी आपके कवर हो जाते हैं, बट फिर भी देन यस ये मैंने किया है एंड दिस इज स्टार मार्क्ड बिकॉज इसका रेफरेंस 2-3 जगह पे है, 2-3 सब्जेक्ट्स में है आई गेस, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, तो यहाँ यही से कर लो, ये अच्छा है। बाकी इसमें भी आगे आप देख सकते हैं कुछ कहीं पे भी टिक नहीं है, भले ही वो CMA DD में नहीं था, बट सवाल बनाने के लायक नहीं है तो मैंने टिक नहीं रखा है उस पर। यस, यहाँ पे टिक है, रीड है, रीड ओनली लिखा है, ये एक बार रीड करना है। तो मैं आपके लिए फिर से एक बार, आप मिसगाइड ना हो जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ तक, यहाँ के ऊपर जो जो भी था ना वो CMA DD से लिया था, यहाँ से नीचे आप पहली बार कर रहे हो, तो यहाँ से सिर्फ टिक वाला पार्ट इज इक्वल टू व्हाट आई हैव डन।
डन। सो एक बार फिर से टिक मार्क्स आप देख सकते हो। सो फाइनल चैप्टर है एंड विल बी एबल टू रैप इट अप। इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, 4-5 पॉइंट्स निकालने हैं। इसमें आई एम नॉट गोना डिस्कस एनीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। आपको पता है बहुत इजी चैप्टर है, सारे सारे पॉइंट्स वैसे के वैसे रिपीट होते हैं, खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे एंड पे 2 केस स्टडीज दिए है। आई डो नॉट फाइंड इट रेलेवेंट। रीडिंग के लिए अच्छे है, लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, आई हैव रेड देम, अच्छे केस स्टडीज है, बट सवाल बनाने लायक नहीं है। सो लेट्स डिस्कस द फाइनल थिंग, फाइनल पार्ट ऑफ दिस सेशन, जो जिसके लिए आई गेस बहुत से लोग ईगरली वेट कर रहे होंगे, दैट इज द स्ट्रैटेजी। सो ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आई फील कि पार्ट ए को इम्पोर्टेंस देना है या पार्ट बी को इम्पोर्टेंस देना है, ये तो अपन ने ऑलरेडी पूरे लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया है। बट पार्ट ए को आपको बहुत इम्पोर्टेंस देना है। तो पार्ट ए इज़ गोना बी योर क्या कहते हैं वो, द बेस्ट पार्ट। 70 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया पार्ट है। पार्ट बी को आपको कैसे करना है, 4-5 पॉइंट्स फॉर द इम्पॉर्टेंट कंटेंट, एंड बाकी जो भी नॉन इम्पॉर्टेंट है वो उसको सिर्फ रीड ओनली बेसिस पे रखना है, बात खत्म। क्योंकि 30 मार्क्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस अटेम्प्ट में आई बिलीव 10 मार्क्स तक के उसमें भी ड्राफ्ट्स आ सकते हैं। तो बहुत सारा कंटेंट है जो भी इंपॉर्टेंट है, जो जो हमने डिस्कस किया, जो जो बड़े चैप्टर्स थे जिसमें आपको दिक्कत आ सकती थी वो डिस्कस किया है हमने ऊपर। तो उसमें से जो जो कंटेंट है वो कर लो आप, एंड दैट इज गोना बी मोर देन सफिशिएंट। डोंट इग्नोर थियरी, दिस इज फॉर स्पेसिफिकली पार्ट ए। पार्ट ए में इस बार ड्राफ्ट्स नहीं आए थे, तो ऐसी गलती मत करके जाना कि थियरी नहीं कर रहे हो अच्छे से। देन पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर आप करने जाओगे तो बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, क्योंकि ड्राफ्टिंग में अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50% ही सिलेबस सेम रहा होगा जो पीछे था, पिछले मतलब ओल्ड सिलेबस में था। तो रेलेवेंट क्वेश्चंस को इग्नोर करना है, जो आपके लिए रेलेवेंट है उनको करना है, एंड डेफिनेटली उनकी प्रैक्टिस करनी है, इग्नोर नहीं करना है। ड्राफ्ट प्रैक्टिस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा फिर से। अगर आपको इसका डिटेल डिस्कशन और चाहिए तो वीडियो के स्टार्ट के फर्स्ट 2 लेसन्स में मैंने ड्राफ्ट के बारे में अच्छे से बोला भी है, अच्छे से डिस्कस भी किया है, पर यहाँ पे भी मैं एक अच्छे तरीके उसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ। सो आई डोंट थिंक कि ड्राफ्टिंग की स्ट्रैटेजी में आप लोगों को भी कोई दिक्कत आ रही होगी, इसके लिए इसकी बहुत कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है। सो जस्ट ड्राफ्ट के लिए मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक तो ड्राफ्ट प्रैक्टिस एंड ड्राफ्टिंग को अप्रोच कैसे करना है। सो फर्स्टली जैसा मैंने कहा था ऊपर भी, एक शीट बनानी है। ESG का अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी एक एग्जाम्पल शीट करके मैंने बताई थी। यहाँ पे कॉमन पॉइंट शीट बनानी है, एक अराउंड 10 to 12 पॉइंट्स ऐसे है जो कॉमन है हर ड्राफ्ट में, लाइक 90 to 80% ड्राफ्ट में वो आ सकते हैं, जैसे कि कंसिडरेशन पॉइंट हो गया, देन आर्बिट्रेशन हो गया, या फिर टेन्योर का हो गया। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो कॉमन है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस शीट पे लिख लेने हैं, ठीक है। बाकी सारे ड्राफ्ट जो जैसे भी है, जो भी आप करने वाले हो, उनका क्या करना है, 4 to 5 पॉइंट्स होते हैं, लाइक 4 to 5 पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, मतलब 4 to 5 पॉइंट्स आपको याद करना है, दैट्स इट। अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो आप वो 4 to 5 पॉइंट्स लिख लेते हो, आपका आंसर सॉर्ट हो गया। अगर 10 मार्क्स के लिए गलती से क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो 4 to 5 पॉइंट्स लिख लोगे, एंड इसमें से आपको 3 to 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपका आंसर सॉर्ट है। ड्राफ्टिंग में आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ड्राफ्ट्स में अगर 5 मार्क्स का ड्राफ्ट आता है तो फॉर्मेटिंग के लिए 1 से 2 मार्क है, एंड आपके पॉइंट्स के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाले। तो इन दैट केस 3 से 4 पॉइंट से ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 मार्क्स का अगर ड्राफ्ट आता है गलती से तो 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, एंड फॉर्मेटिंग ऊपर से जो रहेगा वो। ड्राफ्ट्स लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो ड्राफ्ट्स लिखते वक्त अपना स्पीड अच्छा रखना है, बट एट सेम टाइम यू हैव टू ट्राई टू मेंटेन योर हैंड राइटिंग, बिकॉज दैट इज गोना इफेक्ट योर प्रेजेंटेशन। देन ड्राफ्ट की प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने क्या किया था, हर बार हर चीज ड्राफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, हर चीज को लिख के देखना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम अपने पास नहीं है। सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो, देन स्टिल यू कैन ट्राई टू राइट ऑल द ड्राफ्ट्स अगेन, बट अगर आप सिर्फ बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, मतलब अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, तो सारे ड्राफ्ट्स लिखना इज नॉट पॉसिबल। तो करना क्या है, सिर्फ मुश्किल मुश्किल जो जो ड्राफ्ट्स हैं, लाइक प्लेन का एक फॉर्मेट है फॉर एग्जांपल, तो वो फॉर्मेट एक बार फिर से लिख लो, और अंदर का कंटेंट आप सिर्फ पढ़ लो।
तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। यही स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो भी चलेगा। अंदर का कंटेंट पढ़ना है और फॉर्मेट जो मुश्किल है उनको रेप्लिकेट करना है। लाइक अग्रीमेंट का एक फॉर्मेट एक बार फिर से लिख लूँ, फॉर्मेट लिख लो, कंटेंट नहीं। तो जो भी अग्रीमेंट आएगा उसके लिए तो कंटेंट तो मतलब जो अग्रीमेंट का फॉर्मेट है वो तो सेम ही रहने वाला है, बाकी कंटेंट चेंज होगा जो आप अपने मन से लिख सकते हो। सो आई गेस इससे आपका ड्राफ्टिंग का स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाएगा। एंड फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिंदास पूछो मुझे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। बट एज आई सेड आई विल रिकमेंड यू टू आस्क इट ऑन इंस्टा, ताकि आपको जवाब मिल जाए अच्छा वाला। And then yes, do like, do share and subscribe, because that is the only thing motivating me to bring more and more content for you guys. And please tell me if this content is helping you, और कोई ऐसे suggestions है और कुछ आपको चाहिए तो वो भी बताओ। जितना भी possible होगा मेरे साइड से मैं आपकी हेल्प करने के लिए कोशिश करूंगा। टिल देन सो मतलब ये तो रैप अप करते हैं। आई गेस ड्राफ्टिंग के लिए कुछ और इससे तूफान स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है। यही पार्ट ए पे ज़्यादा फोकस करना है, थियोरी करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस करना है, एंड ड्राफ्ट प्रैक्टिस के बारे में बता दिया क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। सो this is all from my side. I am concluding this session and I am hoping कि आप लोग भी वेट कर रहे हो नेक्स्ट सेशन के लिए. So till then, see you soon.